हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपना न्यू सब्जेक्ट वन शॉर्ट सीरीज़ में, जो कि है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो देखो, इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि 40 to 50% इसका सिलेबस कवर हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर पे फिर हम इसे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले इरिगेशन इंजीनियरिंग होता क्या है। इरिगेशन इंजीनियरिंग को समझने से पहले हम क्रॉप्स के बारे में समझते हैं। देखो, इरिगेशन एक आर्टिफिशियल मीन्स है जिसके ज़रिए से आप क्या करोगे, क्रॉप्स को पानी पहुंचाओगे। देखो, क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए दो कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक वेदर कंडीशन एंड सेकंड इज़ वाटर। अब देखो, वेदर जो है इसको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, ये तो नेचुरल मीन से कंट्रोल होगा। बट जो वाटर है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो, वाटर को कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको हम फिल कर सकते हैं। देखो, अगर वाटर की रिक्वायरमेंट नेचुरली फिल हो रही है, अगर वाटर की रिक्वायरमेंट नेचुरली फिल हो रही है तो हमको इरिगेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर वाटर की रिक्वायरमेंट नेचुरल मीन से फुलफिल नहीं हो रही है तो हमें वाटर को आर्टिफिशियली क्रॉप्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही जो मीन है आर्टिफिशियली क्रॉप्स को पानी पहुंचाने का, इसी को क्या बोलेंगे हम, इरिगेशन इंजीनियरिंग बोलेंगे। अब देखो, अगर मान लेते हैं नेचुरली बारिश हो रही है, अगर पानी हमें नेचुरली मिला। अब नेचुरली मिलने का दो रीज़न है हमारे पास यहाँ पे कि पानी नेचुरली तो मिल रहा है और वो है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, और एक है एज पर रिक्वायरमेंट। अगर नेचुरली पानी पूरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा यूनिफॉर्मली मिल रहा है, टाइमली मिल रहा है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है सफिशिएंट मिल रहा है, तो हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। हम क्यों करेंगे पैसा वेस्ट। बट अगर ना ही हमें बारिश रेनफॉल जो है वो यूनिफॉर्मली हो, ना ही पानी हमें एज पर रिक्वायरमेंट मिले, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या डेवलप करते हैं, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करते हैं। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि कहीं पे ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप ही नहीं है, वहाँ पे पानी यूनिफॉर्मली होता है, बारिश से सफिशेंट होता है। तो ऐसी कंट्री है इंग्लैंड। तो याद रखना, इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो डेवलप नहीं हो रखी। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है। इरिगेशन में सिर्फ हमें पानी को अप्लाई करना है, और वो पानी कौन से मीन से अप्लाई करा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल मीन से अप्लाई करवा रहे हैं। तो देखो, वही लिखा है कि अगर रेनफॉल हो रही है टाइमली और सफिशेंट है तो कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इरिगेशन की। बट अगर रेनफॉल टाइमली नहीं हो रही है, अगर टाइमली हो भी रही है पर इनसफिशेंट है, तो फिर भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही यहाँ पे आपको डेफिनेशन के तौर पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज इरिगेशन पोटेंशियल। अब इरिगेशन पोटेंशियल को समझते हैं। देखो, इरिगेशन पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कैनाल जब हम डेवलप कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी या कुछ उसका पोटेंशियल होगा कि कितना अमाउंट ऑफ एरिया वो इरिगेट कर सकता है। अगर हम एक स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो उसको डेवलप कर रहे हैं, तो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, सो इरिगेशन प्रोजेक्ट को मैं आईपी लिख रहा हूँ, ये कितने एरिया को इरिगेट कर सकता है, अप टू 2000 हेक्टर। अगर यहाँ पे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये 2000 से 10,000 हेक्टर तक इरिगेट कर सकता है। एंड देन लास्ट वन इज मेजर। तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ से डील करता है, ये 10,000 हेक्टर से ज़्यादा। तो ये इरिगेशन पोटेंशियल मतलब कितनी कैपेसिटी है एक कैनाल की, कि वो कितना अमाउंट ऑफ एरिया को इरिगेट कर सकता है। अब जनरली इसका कॉस्ट के बारे में भी आप देख सकते हो कि जो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये 0.25 से 0.5 करोड़ के रिलेटेड हो सकते हैं, ये 0.5 से 5 करोड़, और ये ग्रेटर देन 5 करोड़। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या क्या बेनिफिट हैं इरिगेशन के, क्या क्या नुकसान है इरिगेशन के। तो देखो, सबसे पहले बेसिक बेनिफिट ये है कि इससे यील्ड मिल जाती है। अगर आप मिक्स क्रॉपिंग करते तो मिक्स क्रॉपिंग से क्या होता है कि एक ही खेत में आपको 3-4 टाइप की क्रॉप जो है वो ग्रो करनी होती है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में भी देख रहे हो 1 2 3 4, मैंने एक एक हेक्टर का एरिया ये मान रखा है। तो फर्स्ट में कोई अलग क्रॉप ग्रो कराई, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग, फोर्थ में अलग। देखो, इससे मैंने यहाँ पे यील्ड एज्यूम कर रखी है कि जो फर्स्ट एरिया है यहाँ पे 3 टन पर हेक्टर यील्ड आ रही है, दूसरे में 1 टन आ रही है, थर्ड में 6 आ रही है, और फोर्थ में 2 है। तो कम मिल रही है यील्ड यहाँ पे। बट अगर हम पूरे थ्रो आउट एरिया थर्ड वाली क्रॉप को ही ग्रो करवाते तो क्या इससे यील्ड ज़्यादा मिलती, बिल्कुल यील्ड ज़्यादा मिलती। मिक्स क्रॉपिंग से कॉस्ट भी कम हो जाती है, तो यील्ड बढ़ रही है, मिक्स क्रॉपिंग को एलिमिनेट कर आ रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये सारे बेनिफिट्स आते हैं इरिगेशन के। उसके बाद बोलोगे आप इरिगेशन के लिए हमें पानी स्टोर करना है, उसी पानी को हम डैम्स के थ्रू, हाँ, जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं, नेविगेशन के पर्पज से यूज़ कर सकते हो। अब आपको पता है
मैक्सिमम कैनाल जो है वो अनलाइंड है, तो उनके बैंक्स के अराउंड हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स ग्रो कराने पड़ेंगे। प्लांट्स ग्रो कराएं तो एफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब देखो डैम्स डेवलप हो रहे हैं तो जनरेशन हो रही है यहाँ पे पावर की, उसके साथ साथ रेन्यू भी जनरेट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब उसी पानी को आप डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए यूज करवा सकते हो। सो दीज ऑल आर दी बेनिफिट ऑफ इरिगेशन। और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि वाटर वन डिजीज आ सकती है। अगर आपने इंटेंसिव इरिगेशन करवा दी है, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे ज़्यादा करवा दी है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। वाटर लॉगिंग में होता है क्या एक्चुअल में, जो वाइड्स होते हैं रूट जोन में वो क्या हो जाते हैं, चोक्स हो जाते हैं, तो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड थे अपने ग्रोथ पे उतने नहीं मिल पाते। देन नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अब फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर पानी के साथ मिक्स होके कहाँ चली जाएंगी, ग्राउंड वाटर में। और फर्टिलाइजर में आपको पता है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया तो जो ब्लू बर्न डिजीज़ है उसके होने के चांस हो जाते हैं। या एक डिजीज़ और आती है, दैट डिजीज़ इज मैथेमोग्लोबिनिमा, मैथीमोग्लोबिनिया। अब देखो यहाँ पे कुछ टाइप्स की क्रॉप्स और होती हैं, आप उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो जैसे आता है एराइड रीजन, इन्फीरियर क्रॉप, सेमी एराइड रीजन। तो यहीं पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ एराइड रीजन क्या होता है। देखो एराइड रीजन जो है वो ड्राई रीजन है, यहाँ पे कोई भी टाइप की क्रॉप अगर ग्रो करना है तो आपको इरीगेशन मस्ट है। तो सिंपली इसको एक लाइन में खत्म करते हैं, इसके लिए लिखते हैं इरीगेशन मस्ट, कि जो एराइड रीजन है यहाँ पे इरिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर सेमी एराइड आ जाता है तो सेमी एराइड में क्या होता है कि इन्फीरियर क्रॉप्स को आप विदाउट इरिगेशन ग्रो कर सकते हो। विदाउट इरिगेशन हम कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं यहाँ पे, सिर्फ इन्फीरियर क्रॉप। अब इन्फीरियर क्रॉप क्या होती है, ऐसी क्रॉप जिसमें हमें उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही न्यूट्रिएंट्स की उसको उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ना ही उसको पानी की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो दीज आर क्लासिफाइड एज एराइड रीजन और सेमी एराइड रीजन। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया इरिगेशन क्या होता है, क्यों हमने इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की। उसके बाद आपको आइडिया आ गया कि क्या क्या इसके बेसिक बेनिफिट्स हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब इरिगेशन पढ़ लिया, अब इसके क्या क्या टाइप्स हैं इरिगेशन के। देखो सबसे पहले टाइप्स, दो टाइप है। अगर आप पानी डायरेक्ट सरफेस में प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज सरफेस इरिगेशन। अगर आप पानी सब सरफेस में प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज सब सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस में पानी प्रोवाइड करने के लिए दो मेथड हैं, या तो पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो बिलो जो आपके ग्राउंड लेवल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा भाई, मैकेनिकल मीन्स, उसको हम बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। बट अगर पानी हाई लेवल पे है और पानी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्लो कर सकता है दैट इज फ्लो। अब पानी की अवेलेबिलिटी होने के लिए देखो हमारे पास कौन सा जाता है, फ्लो इरिगेशन आ गया। अब हाई लेवल पे है, अब हाई लेवल से आप पानी कंट्रोल वे में भी प्रोवाइड कर सकते हो या अनकंट्रोल। अगर कंट्रोल में करवाओगे तो उसको बोलेंगे हम पेरिनियल, अगर अनकंट्रोल वे में कराएंगे तो उसको बोलेंगे हम फ्लड इरिगेशन या दैट इज अनकंट्रोल इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन को हम इनंडेशन इरिगेशन भी बोल सकते हैं, मतलब हमने पूरे एरिया को सबमर्ज करवा दिया। नेक्स्ट इज पेरिनियल। अब देखो कंट्रोल वे में पानी प्रोवाइड करना है, अब कंट्रोल वे में पानी प्रोवाइड करा रहे हैं हम थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड, तो उसके लिए हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर पानी की अवेलेबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, रिवर के पे एक वेयर या बैराज बना रहे हैं, वेयर या बैराज क्या कर रहा है, वो पानी को स्टोर नहीं कर रहा, बस पानी को डाइवर्ट कर रहा है। सो दैट टाइप ऑफ इरिगेशन इज डायरेक्ट इरिगेशन। अगर हमने वहाँ पे डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए, अगर हमने डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए, अब डैम्स के थ्रू पानी सप्लाई हो रहा है तो दैट इज स्टोरेज, क्योंकि हमने पानी स्टोर करा था। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने बैराज। अगर डायरेक्ट है तो बैराज की हेल्प से होगा, और अगर हमारे पास डैम्स किया तो स्टोरेज हो जाएगा। देखो जैसे ये सरफेस में पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पे ये सब सरफेस इरिगेशन आ जाती है। देखो जैसे यहाँ पे ये क्या किया है, यहाँ पे रिवर के हमने वियर या बैराज करवा रखा। अब देखो इसने पानी स्टोर नहीं किया, पानी का सिर्फ लेवल राइज किया और यहाँ से हमने क्या करवा दिया, केनाल्स के थ्रू पानी प्रोवाइड करा दिया। अब सब सरफेस में देखो, सब सरफेस में पानी प्रोवाइड होने के दो रीजन है, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में आप पाइप पंप्स की हेल्प से करवाते हो, जैसे ये देखा यहाँ पे आपने। अब देखो नेचुरल मीन्स में क्या हो जाएगा, नेचुरल में अगर मान लेते हैं यहाँ से कैनाल जा रही है, अब कैनाल में कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, मान लो सीपेज लॉसेस है। अब ये पानी सीपेज होके कहाँ पे आ रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है, पर उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा जितनी रिक्वायर्ड होती है, बट थोड़ा अमाउंट में मिल जाएगा। तो इन टाइप के लॉसेस या इस टाइप की इरिगेशन को कौन से बोलेंगे हम, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। अब देखो इसमें जो पानी था वो अंडरग्राउंड था, मतलब जो सरफेस है उससे बिलो था, तो हमने पाइप पंप्स की हेल्प से इसको क्या करा रखा है, बाहर निकाल रखा है। ठीक है, तो दिस इज लिफ्ट इरिगेशन। अब वाटर टेक्निक्स क्या क्या यूज करते हैं, सबसे पहले आता है फ्री फ्लडिंग, फिर बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। सिर्फ ड्रिप इरिगेशन को छोड़ के, जो ड्रिप इरिगेशन को छोड़ के बाकी सभी कैसे हैं, सरफेस। तो ड्रिप इरिगेशन कौन सी है, सब सरफेस। ड्रिप इरिगेशन इज सब सरफेस। ड्रिप इरिगेशन को हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं।
तो देखो सबसे पहले आता है फ्री फ्लडिंग। देखो नाम में ही फ्री फ्लडिंग है, मतलब आपने पानी पे कोई कंट्रोल नहीं रखा। पानी को एक बार जैसे ही डीजीज में आ गया, पानी एक्सपेक्ट की थी जो आपने डीजीज, उसके बाद पानी पे कोई कंट्रोल नहीं है। फ्री फ्लडिंग को हम ऑर्डिनरी फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो आप इसका प्रोफाइल देते हैं, हमने एक बार एक्सक्वेट करा दिया, इसके बाद पानी छोड़ दिया, फिर पानी को कंट्रोल करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो जनरली इसमें हम बोलते हैं कि जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं उसी के लिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखो इसमें पानी का कोई कंट्रोल है नहीं रखा हुआ आपने, तो अगर पानी कंट्रोल नहीं करे तो इसमें लॉसेज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसकी हम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी पूछे तो क्या आ जाती है, कम आ जाती है। अब इसमें जो ये डीचीज हैं, लेटरी सब्सिडी डीचीज के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इसमें 20 से 50 मीटर अपार्ट होती हैं। ये रोलिंग लैंड में एप्लीकेबल होती हैं, जहाँ पे बाकी सारे मेथड जो है वो फिजिबल नहीं होते। तो स्टीप में भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मेथड मैंने यहाँ पे बता दिए आपको। नेक्स्ट आता है बॉर्डर फ्लडिंग। अब बॉर्डर में क्या होता है कि हम पूरे लैंड एरिया को एक पर्टिकुलर बॉर्डर में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें जो बॉर्डर हमने ड्रॉ किया उसकी लेंथ कितनी होती है 100 से 400 मीटर, और उसकी विड्थ कितनी है 10 से 20 मीटर। अब देखो अगर आपके पास कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल में पता है आपको परमेबिलिटी क्या होती है ज़्यादा, तो पानी का लॉस ज़्यादा होगा, तो हमें वहाँ पे जो स्ट्रिप्स हमने बना रखी हैं ये क्या होगी, ज़्यादा बड़ी देनी पड़ेगी। बट फाइन ग्रेन में पानी कम परमेबिलिटी है उसकी, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। देखो जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अब हमें मान लेते हैं कि कोई क्यू अमाउंट का डिस्चार्ज किसी एक एरिया को प्रोवाइड कराना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, T इक्वल्स टू वाई बाई एफ नेचुरल लॉग क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ, या अगर लॉग बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 आ जाता है। अब यहीं से एक फॉर्मूला डेवलप होता है मैक्सिमम एरिया। सो मैक्सिमम एरिया इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन इनफिल्ट्रेशन। तो देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट बनता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो आप इरिगेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, जो एरिया ऑफ इरिगेशन था मान लेते थे वो था 600 हेक्टर, और मैक्सिमम एरिया जो आया वो आया आपके पास 800 हेक्टर। हमने जब सॉल्व किया, अब जनरली आपको वो रखा था कि आपको ये कंडीशन है, इतना डिस्चार्ज है, इतनी इनफिल्ट्रेशन रेट है, सब कंडीशन दे रखी है, और आपको बोला ये 600 हेक्टर में आप इसको पानी प्रोवाइड कर दो। बट हमने जब इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड किया तो मैक्सिमम एरिया आ गया हमारे पास 800 हेक्टर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो अब हमारे पास मैक्सिमम एरिया है कि उन्हीं कंडीशन में जो जो कंडीशन गिवन है उसमें हम कितना मैक्सिमम एरिया इरीगेट कर सकते हैं, वो आ चुका है अभी हमारे पास 800 हेक्टर। ये आ गया हमारे पास 800 हेक्टर, और हमने कितने में पानी प्रोवाइड किया है 600 हेक्टर में। तो अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए तो बताओ कि जब भी ए की वैल्यू ग्रेटर है ए मैक्स से, इस कंडीशन में जो हम एरिया इरीगेट कर रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा है। अब नेक्स्ट कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि मान लो एक्चुअल में एरिया कितना था, जो मैक्सिमम एरिया हम प्रोवाइड करा सकते थे जिसमें पानी दे सकते थे वो था 800 हेक्टर, और हमने इरिगेशन करवाई 900 हेक्टर, आपको बोला था कि इसमें पानी दे दो। तो अब यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि देखो जब भी आपके पास, देखो ध्यान समझना यहाँ पे, अब मैं बोलता हूँ ए मैक्स की वैल्यू जो है वो कम है ए से, मैक्सिमम एरिया जो आप यहाँ पे इरिगेट कर सकते हैं वो 900 हेक्टर था, आपने कितना किया 600। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो रहा है, पानी वेस्ट जा रहा है। जो पानी आप 800 हेक्टर को प्रोवाइड करा सकते थे वो आपने कहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, वो आपने सिर्फ 600 हेक्टर में दे दिया, तो पानी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट इस कंडीशन में देखो अब मैक्सिमम एरिया जो आप इरिगेट करा सकते थे वो था 800 हेक्टर, आपने कितने में प्रोवाइड किया 900 हेक्टर में। तो क्या पानी की स्कैर्सिटी हो जाएगी, क्या कुछ ऐसे पार्ट होंगे जहाँ पे पानी क्या मिला होगा, कम मिला होगा। तो ये कंसिडर इसके बेस पे भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछ सकता है। इसके बाद एक 1 क्यूसेक और क्यूमैक रिलेशन याद रख सकते हो, दैट इज 0.028। नेक्स्ट आता है इसी के बेस पे, देखो क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो इसको। टाइम का फॉर्मूला पुट किया था, बाकी सब कंडीशन है, यूनिट सेम करो हो जाता है। और मैक्सिमम एरिया देखो डिस्चार्ज दे रखा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, डिस्चार्ज दिया था डिस्चार्ज देखो डिस्चार्ज दे रखा था 70.5 मीटर क्यूब पर हेक्टर, और इनफिल्ट्रेशन कितना रेट दे रखा था, इनफिल्ट्रेशन रेट दे रखा था 0.05 मीटर पर। और तो सिंपली हम इन दोनों को डिवाइड करते तो वैल्यू कितनी आ गई 1410। यूनिट सेम करने थे, बाकी कुछ नहीं था इसमें। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग जो है वो फ्री फ्लडिंग की तरह है, बस इसमें हमने क्या कर रखे हैं, क्रॉस में भी चेक प्रोवाइड करा रखे हैं। अब अगर क्रॉस में चेक प्रोवाइड करा रखा है हमने, एक इसका चेक एरिया सा बना रखा है जिसमें पानी जो है वो बाहर नहीं जाएगा। तो अगर कंपैरिजन करें हम फ्री फ्लडिंग के रिस्पेक्ट में, तो इसमें क्या कम लॉसेज होंगे और बॉर्डर से भी कम लॉसेज होंगे। तो ये अच्छा आ जाता है दोनों मेथड को कंपेयर करें, अगर फ्री फ्लडिंग को या बॉर्डर फ्लडिंग को। तो अगर पूछी जाए फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग और चेक फ्लडिंग में किससे ज़्यादा
वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है तो वो आ जाती है चेक फ्लडिंग की। अब चेक फ्लडिंग के लिए आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में मोर और लेस परमिएबल सॉइल के लिए पूछ रखा है कौन सा मेथड यूज करते हैं, सो दैट मेथड इज चेक फ्लडिंग। अब देखो चेक, अगर ये चेक सर्कुलर है तो सर्कुलर चेक है तो उसी को हमने कौन से बोल दी, बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग मतलब हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्चर्ड ट्री के लिए यूज करा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बारे में भी हमको बता दिया कि अभी तक जो सबसे अच्छा है वो कौन सा है, चेक, उससे कम कौन सा है, बॉर्डर, और सबसे कम कौन सा आता है, फ्री फ्लडिंग। अब नेक्स्ट आता है फरो इरिगेशन। अब देखो अभी तक तो हम कंप्लीट एरिया में पानी प्रोवाइड कर रहे थे, पर हमने फरो में क्या किया, हमने पानी कंप्लीट एरिया में प्रोवाइड ही नहीं किया, हमने सिर्फ फरो, देखो इस तरह से इसका ये सेक्शन देखो, हमने क्या कर दिया यहाँ पे फरो कंस्ट्रक्ट की, और रिज, रिज में हमने क्रॉप को ग्रो करा, और फरो के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से पानी जो है इनफिल्ट्रेट हो रहा है, परमेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे सॉइल से, तो पानी चले जाएगा, सीपेज की वजह से क्या मिल जाएगा, इन क्रॉप्स को पानी मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम सिर्फ 20 से 50% लैंड एरिया को ही वेटेड करते हैं, सो दैट इज फरो इरिगेशन। अब कंप्लीट एरिया आप वेट नहीं करवा रहे हो, कुछ ही एरिया में आप पानी प्रोवाइड करा रहे हो, तो क्या इसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें लॉसेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इसमें हम पानी फरोज में भेजते हैं और क्रॉप को जो है कहाँ पे ग्रो करते हैं, रिजेस पे ग्रो करवाते हैं। और अगर कभी भी आ गया कि रो क्रॉप्स के लिए हम कौन सा मेथड एप्लीकेबल करवाते हैं, सो सिंपली दैट मेथड इज फरो इरिगेशन। सो रो क्रॉप्स के लिए हम इसको ज़्यादातर यूज करवा लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज सब सरफेस सॉरी स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, अगर पूछे आपको बेस्ट सरफेस इरिगेशन मेथड, दैट इज स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्यों, क्योंकि ये आर्टिफिशियल रेन की तरह है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है। किसके कंपैरिजन में, हम देखें फरो इरिगेशन को देखें, चेक फ्लडिंग को देखें, फ्री फ्लडिंग देखें, वाटर फ्लडिंग, तो सबसे अच्छा आता है। अगर पूछे कि सरफेस में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, सो दैट मेथड इज स्प्रिंकलर। बट अगर ओवरऑल पूछे तो वो कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन। ये नेचुरल रेन को रिजेंबल करता है, बहुत कम लॉसेज होते हैं इसमें, इसलिए इसकी एफिशिएंसी 80 से 85 है। हम हायर लेवल से पानी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, पंप से की हेल्प से पानी को स्प्रे की फॉर्म में प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ डिसएडवांटेजेस और इसके एडवांटेजेस पढ़ने हैं। वो क्या है कि अगर मान लो लैंड एरिया इरेगुलर है तो बाकी सभी मेथड के थ्रू क्या होगा, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे फ्री फ्लडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी लॉसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा बेस्ट मेथड आ जाता है, दैट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगर वाटर टेबल हाई है तो हम अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो हाई हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो इस कंडीशन में भी कौन सा मेथड एप्लीकेबल करा सकते हैं हम, स्प्रिंकलर। अगर लैंड स्टीपर है, इजिली रोड हो गई है, तब भी कौन सा करते हैं हम, स्प्रिंकलर। अब स्प्रिंकलर परमानेंट, सेमी परमानेंट और पोर्टेबल सिस्टम होता है, बस यही कि जो पाइप्स और पंप्स इसमें रिक्वायर्ड हैं वो परमानेंटली फिट कर रखे हैं। सिर्फ मेन पाइप को आपने परमानेंटली बना रखा है कि जब रिक्वायरमेंट है उसी कंडीशन में आप इसको डेवलप करवा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके क्या क्या बेनिफिट है, तो आपको पता है यहाँ पे लॉसेस बहुत कम होते हैं, लैंड लेवलिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हाई एफिशिएंसी है, कोई सॉइल इरोजन नहीं होगी। अब चाहो तो आप जहाँ से पानी प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ पे क्या कर दो, आप फर्टिलाइजर मिला लो, तो फर्टिलाइजर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, सभी टाइप्स की क्रॉप्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट राइस, क्योंकि राइस में पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, अब देखो पाइप्स पंप्स हैं, पाइप्स में पानी सप्लाई करना है तो पावर की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉस्टली है, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा बिल आ जाएगा। अब पाइप्स पंप्स इंस्टॉल करवाने हैं तो उसमें भी बहुत खर्चा लग जाएगा। अब तेज़ हवाएं चल रही हैं तो तेज़ हवाओं से क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो जो कॉर्नर्स होते हैं वो कॉर्नर्स में क्या होते हैं, अनइरिगेटेड रह जाते हैं। अगर मानो जैसे आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, ये डायग्राम है, अगर यहाँ पे मान लो किसान को कोई काम करना है तो क्या उसके साथ इंटरफेयर करवा रहा है तो उससे भी पानी के क्या हो सकते हैं, लॉसेज हो सकते हैं। तो देखो बेसिकली ज़्यादातर इसके बेनिफिट हैं, बट कुछ जो है इसके लॉसेस भी हैं। और किस क्रॉप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सो हम राइस के लिए इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है ड्रिप, ड्रिप को हम ट्रिकल भी बोलते हैं। देखो ड्रिप इरिगेशन एक कॉस्टलियर मेथड है, इसलिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है नहीं। इसको आप वेजिटेबल के लिए यूज़ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत कम लॉसेज होते हैं। अब इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो ड्रिप नोजल एमीटर होते हैं ये कितने इंटरवल के बाद फिक्स होते हैं, 0.5 मीटर से 1 मीटर डिस्टेंस पे ये होते हैं। और कितना पानी का डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे पानी का डिस्चार्ज होता है 2 से 10 लीटर पर आवर। ये क्वेश्चन जो है ईएससी ने पूछा हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि कितने इंटरवल पे होते हैं ये, 0.5 मीटर से 1 मीटर पे, और डिस्चार्ज कितना होता है इनसे 2 से 10 लीटर पर आवर की डिस्चार्ज होता है। तो सबसे बेस्ट मेथड अगर पूछा जाए इरिगेशन का वो कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन।
देखो एज अ ये वन शॉट सीरीज है, इसलिए मैं आपको बस मेन पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में इन पे जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब देखो पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इरीगेशन वाटर, तो उसकी क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर है उसके बारे में देखना है। अब सस्पेंडेड सॉलिड है, अगर सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो फाइन है तो जो फैटिलिटी होगी उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव कराएंगे, और अगर कोर्स ग्रेन होंगे तो उससे क्या होगी, कम हो जाएगी। अब सॉल्युबल सॉल्ट्स आ गए। अब देखो सॉल्ट्स अप टू सम लिमिट अच्छे हैं, बट ज़्यादा हो गए तो उससे इंजरी हो सकती है क्रॉप्स को, वायर्स को चोक करवा सकते हैं, ऑस्मोटिक एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब देखो जो ये पॉइंट आप ध्यान समझना कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट की वाटर में वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है, पर सॉल्ट जो हमारे सॉइल पे आ जाएंगे वो ज़्यादा कंसर्न के होते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाटर तो यूज़ होता जाएगा, पर वो जो सॉल्ट होंगे वो सॉइल पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब उन डिपॉजिट सॉल्ट को हमें ड्रेन ऑफ करवाना पड़ेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लीचिंग। अब ये फॉर्मूला भी उतना काम का है नहीं। अब देखो यहाँ पे याद रखते हो, अगर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन 700 ppm तक है तो कुछ क्रॉप्स के लिए ये हार्मफुल होंगे, अगर 2000 से ज़्यादा है तो फिर तो ये सभी क्रॉप्स के लिए क्या हो जाते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। किस में मेजर करते हैं, यूनिट क्या होता है, माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर, और कितने डिग्री टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो अगर 100 से 250 के बीच में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो उसको हम बोलते हैं लो सैलिनिटी वाटर, 250 से 750 मीडियम, ये जिसको C2 बोलते हैं। अगर 750 से 2250 हाई मतलब C3, और 2250 से ज़्यादा तो उसको क्या बोलते हैं, हम C4 बोल देते हैं। अब देखो नेक्स्ट होता है कि हमें सोडियम की कंसंट्रेशन बाकी सभी आयंस की कंसंट्रेशन में डिस्कस करानी है, तो किसके किस रिजल्ट में करते हैं हम, सोडियम को, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। अगर सोडियम 5% से कम है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बट जैसे ये 5% से ज़्यादा या 10% से ज़्यादा हो जाता है, ये पीएच बढ़ा देता है सॉइल की, परमेबिलिटी रिड्यूस करा देता है, सॉइल को प्लास्टिक बना देता है, या उसमें अगर सॉइल जो है वो स्टिकी हो जाएगी जब वेट है, और ड्राई होगी तो उसमें क्या हो जाएगी, क्रैक्स वगैरह फॉर्म होने लगेंगे। यही मेथड है जिसमें हम सोडियम की कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं सॉइल में बाकी सभी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं हम सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को किस में मेजर करते हैं हम, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉर्मूला क्या है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो एवरेज करेंगे उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। अब इधर भी हमारे पास एक टेबल आ जाता है कि अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू 0 से 10 है उसको हम बोलते हैं लो सोडियम वाटर, वो वहाँ पे सलाइन था, यहाँ पे सोडियम है, इसको S1 बोल देंगे। अगर 10 से 18 है तो मीडियम, 18 से 26 है तो हाई, 26 से ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं उसको, वेरी हाई सोडियम वाटर। तो देखो वही यहाँ पे मेंशन है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, उसमें आप इनकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव था, तो आप देख सकते हो। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो 250 से कम दे रखी है, तो ये कौन सा आएगा, फर्स्ट मतलब लो सलाइन वाटर। और जो हमने जब SAR निकाला वो कितना आया, 14.67, तो ये वैल्यू आती है मीडियम में, तो S2, तो आप वाटर को क्लासीफाई कर सकते हो C1 S2। यहाँ पे और क्वेश्चन था, इसको भी देख लो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो सोडियम की परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में, कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम के रिस्पेक्ट में। तो हम इसी को देखो, इसमें आपको ये टेबल याद रखना है। सेलाइन, देखो सेलाइन क्या होता है, सॉल्ट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर से ज़्यादा। अब इस कंडीशन में जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो किससे होता है कम, 15 से कम, और पीएच किससे कम होनी चाहिए, 8.5। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इस पे। अब सेलाइन, देखो सेलाइन है, सॉल्ट ज़्यादा है तो सॉल्ट का कलर क्या होता है, व्हाइट, तो याद रख सकते हो ये कौन सा आता है, व्हाइट एल्कलाई आता है। इसके बाद देखो अगर नॉन सेलाइन है तो क्या जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कम होगी, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किससे कम आ गया, 4000 से कम आ गया। बट एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो ज़्यादा हो जाएगा तो वो वैल्यू किससे ज़्यादा हो गई, 15 से ज़्यादा होगी। पीएच जो होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में 8.5 से 10 के बीच ही रहता है। नेक्स्ट आता है सेलाइन एल्कलाइन सॉल्ट। अब देखो सेलाइन भी है, एल्कलाइन मतलब सॉल्ट भी ज़्यादा है और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज भी ज़्यादा है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी जो है वो 4000 से ज़्यादा है, और एक्सचेंजेबल सोडियम की परसेंटेज भी 15 से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन रहती है। बस इसमें याद रखना कि आपको जो ppm है ये किससे कम है, 8.5 से कम आ जाता है। इसके बाद बोरॉन की कंसंट्रेशन देख सकते हो कि अगर बोरॉन कम है 0.3 तक के तो चल जाएगा, बट अगर उससे ज़्यादा होता है तो टॉक्सिक बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास एसिडिक सॉइल है, अगर आपके पास एसिडिक सॉइल है, जब आपको उसको रिक्लेम करना होगा मतलब उसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रिमूव करना होगा तो क्या ऐड करते हो, दैट इज लाइमस्टोन। बट अगर एल्कलाइन है, बट अगर एल्कलाइन है तो इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ता है, दैट इज जिप्सम। इसमें हम क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करवा देते हैं।
तो नेक्स्ट आ जाता है अब वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। अब आपको पता है, देखो डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट होती है, प्लेस टू प्लेस उनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हर एक क्रॉप के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्रॉप पीरियड। क्रॉप को सो करने से हार्वेस्ट करने तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। बेस पीरियड होता है जब हमने फर्स्ट वाटरिंग की, फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम, बेस पीरियड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक दो चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच का टाइम पीरियड होता है ये कम होता है जनरली, किससे, सोइंग और हार्वेस्टिंग से। तो जनरली जो होता है क्रॉप पीरियड ज़्यादा आता है बेस पीरियड से, बट कैलकुलेशन के पर्पज से हम दोनों को क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वल। अब बीइंग एन सिविल इंजीनियर हमारे लिए बहुत काम का कौन सा आता है, बेस पीरियड। क्यों, क्योंकि आपका प्राइम फोकस जो है वो पानी पहुंचाना, ना कि क्रॉप सोइंग हार्वेस्टिंग, वो एग्रीकल्चर वाले करवा देंगे यहाँ पे। बट आपका मेन काम है यहाँ पे पानी पहुंचाना। अब पानी कैसे पहुंच रहा है, बाय द मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो इसलिए बेस पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वही लिख रखा है यहाँ पे, जनरली हम इसको कंसिडर करते हैं क्या, बराबरी मानते हैं। अब आता है डेल्टा और ड्यूटी। देखो डेल्टा क्या है, कितना पानी की रिक्वायरमेंट थी क्रॉप को ताकि वो फुल मैच्योरिटी में आ सके, उसको बोलते हैं हम डेल्टा। तो डेल्टा अगर देखो पानी की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट किस में हो सकती है, या तो सेंटीमीटर में होगी या तो मीटर में होगी। अब देखो रेनफॉल जितनी ज़्यादा होगी, क्या पानी की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और हमें जो इरिगेशन वाटर देना पड़ेगा वो क्या होगा, कम देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट थी पानी की वो तो रेनफॉल से फिल हो चुकी है। अब हमें एक्स्ट्रा पानी देना पड़ रहा है, वो मान लो कि अगर किसी क्रॉप के लिए, जैसे राइस के लिए लेते हैं 120 सेंटीमीटर, तो रेनफॉल हो चुकी है 60 सेंटीमीटर। अब हमें 120 प्रोवाइड नहीं करना है, अगर 120 प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो हमें कितना प्रोवाइड करना है वहाँ पे, सिर्फ 60 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि राइस जो है वो 7.5 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है हर 28 दिन के बाद, और बेस पीरियड जो है वो कितना है 140 डेज। तो कितने अमाउंट ऑफ वाटर आपको रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 28 डेज। अब 28 दिन के बाद आपको पानी देना है, तो कितने नंबर ऑफ डेज हैं, 140। अब 28 दिन के बाद पानी दे रहे हो तो मतलब कितने बार आपको पानी देना पड़ेगा, 5 नंबर ऑफ टाइम्स आपको पानी देना पड़ेगा। और हर टन कितना पानी दे रहे हो आप, 7.5 सेंटीमीटर। तो एक बार 7.5 दिया तो 5 बार कितना दोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो वैल्यू कितना आएगी, 37.5। ये कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स का डेल्टा है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आता है ड्यूटी। अब ड्यूटी क्या है कि हम 1 मीटर पर सेकंड पानी को कितने अमाउंट ऑफ एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। वापस समझो कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम कितने लैंड एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, ड्यूटी बोलेंगे। अब यहाँ पे आप समझिए, अगर किसी क्रॉप का डेल्टा ज़्यादा है, किसी क्रॉप का डेल्टा ज़्यादा है मतलब उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसका ड्यूटी क्या हो जाएगा, कम। क्यों, अगर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसको कम एरिया ही इरिगेट कर पाएगा, बट अगर पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी उसमें ज़्यादा एरिया इरिगेट करा सकता है। तो यहाँ से आप एक रिलेशन याद रख सकते हैं, जो डेल्टा है और ड्यूटी है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं। देखो ये आपको समझाने के लिए कि कैसे हम आगे रिलेट कराएंगे, इसलिए मैंने ये बताया कि अगर किसी क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसमें जो ड्यूटी होगी वो क्या होगी, कम। तो इसलिए आपने देखा होगा जो ड्यूटी होती है राबी क्रॉप्स की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, खारिफ से। क्यों, क्योंकि राबी क्रॉप्स को पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है और खारिफ को क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यहीं पे इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप होता है, दैट रिलेशन इज डेल्टा इज इक्वल्स टू 8.64 बी बाई डी। या दूसरा आ जाता है, इसमें क्या है, जो डेल्टा है ये किस में आ जाता है, मीटर में आ जाता है। और अगर सेंटीमीटर में आपको फाइंड करना है तो सेंटीमीटर में कितना आता है, 864 बी बाई डी। अब यहाँ पे एक और रिलेशन है, अगर डेल्टा आपको मीटर में चाहिए तो ये आता है 100 अपॉन डी। और अगर आपको डिस्चार्ज जो ये हेक्टर पर मिलियन क्यूमैक में दिया हो तो इस कंडीशन में भी ये डेल्टा का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, 100/d। अब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप, अब देखो अगर आप इरिगेशन को जो पानी दे रहे हो वो डायरेक्ट मीन्स दे रहे हो, मतलब सिर्फ वेयर और बैराज से डाइवर्ट करवा रहे हो, उस कंडीशन में जो हम ड्यूटी बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्लू ड्यूटी, सॉरी फ्लो ड्यूटी, या नॉर्मल ड्यूटी बोल देंगे जो आप पढ़ रहे हो। और अगर आप पानी को स्टोर करवा रहे हो, मतलब डैम्स के थ्रू पानी प्रोवाइड कर रहे हो, उस कंडीशन में जो ड्यूटी आती है उसको बोलते हैं क्वांटिटी ड्यूटी या स्टोरेज ड्यूटी। अब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की आप यहाँ पे डेल्टा ड्यूटी के बीच में रिलेशन देख बता दिया मैंने आपको। जिस क्रॉप का डेल्टा ज़्यादा उसकी ड्यूटी कम। अब देखो ड्यूटी आपको याद रखना है बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। तो जैसे आपको पता है यहाँ से अगर हम देखा जाए तो इस पॉइंट से अगर स्टार्ट हो जाए, यहाँ से पानी अगर आ रहा है तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कहाँ पे होगा, D1 पॉइंट पे। उससे कम कहाँ हो जाएगा, D2 पे। उससे कम कहाँ होगा, D3 पे। उससे कम कहाँ होगा, D4 पे। अब आपको पता है जो ड्यूटी होता है ये होता है एरिया अपॉन डिस्चार्ज। जहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा, एरिया तो कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, जहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा वहाँ पे ड्यूटी क्या है, कम।
तो अगर ड्यूटी पूछे फर्स्ट पॉइंट की, ये क्या होती है कम, सेकंड की फर्स्ट से ज़्यादा, थर्ड की उससे ज़्यादा, फोर्थ की उससे ज़्यादा, तो आपको ये याद रखना कि जो ड्यूटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, फील्ड पे होती है। तो अगर मेन कैनाल पे कि हेड पे आप ड्यूटी फाइंड कर रहे हो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस क्वांटिटी, ब्रांच कैनाल पे करते हैं दैट इज लेटरल क्वांटिटी, वाटर कोर्स पे कर रहे हो दैट इज आउटलेट फैक्टर। और ये आउटलेट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसका मेन काम ही पानी आउटलेट फैक्टर तक पहुंचाना है। उसके बाद जो है किसान को खुद फील्ड चैनल जो है वो बनाने पड़ेंगे। और नेक्स्ट इज ड्यूटी एट द हेड ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एज नेट क्वांटिटी। तो आपको पता चलेगा कि हेड ऑफ मेन कैनाल से फील्ड तक डिस्चार्ज कम होता है और ड्यूटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फील्ड से अगर हम कैनाल तक जाएं, कैनाल के हेड तक, तो ड्यूटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिस्चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब देखो जो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि अगर ड्यूटी ज़्यादा है तो डेल्टा कम, अगर डेल्टा कम है ड्यूटी ज़्यादा। तो अगर कोई क्रॉप है जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसका डेल्टा क्या होगा, ज़्यादा, तो ड्यूटी क्या आ जाएगी, कम। अगर डेल्टा कम तो ड्यूटी ज़्यादा। तो यहीं से बोल सकते हो आपकी जो डेल्टा होता है, सो डेल्टा फॉर राबी क्रॉप इज लेस देन डेल्टा फॉर खारिफ क्रॉप, क्योंकि खारिफ में क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो ड्यूटी होती है राबी की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, खारिफ क्रॉप से। तो ये आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हो इस चीज़ों को। नेक्स्ट अगर टाइप ऑफ सॉइल, अब जिसमें परमेबिलिटी ज़्यादा है कोर्स ग्रेन सॉइल में, तो लॉसेस क्या हो गए, ज़्यादा, लॉसेस ज़्यादा, तो लॉसेस को ओवरकम करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा तो डेल्टा ज़्यादा, डेल्टा ज़्यादा तो ड्यूटी कम। ठीक है। अब देखो अगर रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल हो रही है तो पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती जाएगी, उसकी कम होती जाएगी। जो हमें इरिगेशन के थ्रू देना है तो पानी कम देंगे, पानी कम देंगे तो डेल्टा क्या होगा, कम, ड्यूटी ज़्यादा। क्लाइमेट और सीजन, अगर गर्मियाँ हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्योंकि लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम, डेल्टा ज़्यादा। इस तरह से एफिशिएंसी, अगर ऐसा मेथड है जिसमें वाटर लॉसेस क्या है, कम में, उसका डेल्टा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये ऐसे लिख रहा है। अगर इसके वाटर लॉसेस कम है, जिसमें पानी के लॉसेस बहुत कम हो रहे हैं, उसका डेल्टा क्या है, कम, डेल्टा कम तो ड्यूटी ज़्यादा। खारिफ सीजन, राबी सीजन के बारे में अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सीजन होते हैं। अब देखो खारिफ सीजन को हम समर सीजन बोलते हैं, जो समर में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जनरली जून से सितंबर तक आता है। और इस टाइम खारिफ के टाइम पे ही साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इसको पानी प्रोवाइड करा सकते हैं, आप मान सकते हैं इसको। राबी आता है जो विंटर क्रॉप्स होती हैं, एग्जाम्पल इनके देख सकते हो। देन आता है जैद क्रॉप, जैद क्रॉप में क्या होता है कि हम इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को ज़्यादातर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है पेरिनियल क्रॉप, पेरिनियल क्रॉप्स क्या है, जनरली ऐसी क्रॉप जिनका बेस पीरियड किससे ज़्यादा है, 300 डेज से ज़्यादा है। जस्ट इसकी एक एग्जाम्पल याद रखते हो आप, शुगर कैन। नेक्स्ट आता है क्रॉप रेशो या एरिया रेशो भी बोलते हैं इसको, या इसको आप बोलते हो खारिफ राबी रेशो। तो आपको पता है जनरली जो एरिया इरिगेट होता है राबी में वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है राबी में ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा क्या होता है, कम होता है। तो जो एरिया ऑफ क्रॉप इन खारिफ टू द एरिया ऑफ क्रॉप इन राबी, ये कितना मानते हैं हम, अप्रोक्स आधा मानते हैं। अब देखो ये कहीं कहीं बुक्स में ऐसे भी मेंशन है कि एरिया ऑफ रॉबी अपॉन एरिया ऑफ खारिफ। तो इस कंडीशन में क्या ये वैल्यू हम 2 बोलेंगे, क्योंकि देखो राबी में एरिया ज़्यादा है और खारिफ में क्या है, कम। तो किसी से टर्म्स में अगर आपको ये रिलेट करवा दे तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है पैल्यू इरीगेशन। अब पैल्यू इरीगेशन क्या है, आपको पता है कि जब भी आप जनरली देखो राबी क्रॉप जब भी आप ग्रो करते हो तो देख पहले वेट करते हो कि बारिश हो जाए तो अच्छी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि राबी क्रॉप से पहले खारिफ क्रॉप थी। अब खारिफ क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा पानी यूज़ कर लेता है। तो आपको लैंड एरिया को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा कुछ पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो बिफोर सोइंग आप करते हो। इस लैंड प्रिपरेशन मेथड को क्या बोलते हैं हम, कि जो हमने वाटर बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप प्रोवाइड किया इसको हम बोलते हैं पैल्यू इरीगेशन। अब कोर वाटरिंग क्या होता है कि जब आपने क्रॉप ग्रो की, थोड़ी सेंटीमीटर ग्रो हुई थी, उस टाइम उसको जो फर्स्ट इरिगेशन वाटर प्रोवाइड कर दिया दैट इज कोर वाटरिंग। अब उस टाइम जो पानी कितना प्रोवाइड किया था, मान लेते हैं हमने इतना अमाउंट का पानी प्रोवाइड किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोर डेप्थ। कितने पीरियड तक प्रोवाइड किया उसको क्या बोलेंगे, कोर पीरियड। अब देखो जनरली ये जो कोर पीरियड और कोर डेप्थ होता है ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि अगर नॉर्मल डेप्थ को कंपेयर किया जाए, तो इसीलिए जो हम कैनाल को डिज़ाइन करना होता है वो किसके बेस पे करते हैं, कोर पीरियड और कोर डेप्थ के हिसाब से करते हैं। देखो यहाँ पे याद रखना कि राइस के लिए कोर डेप्थ कितनी है 19 सेंटीमीटर और वीट के लिए कितनी है 13.5, और इनका कोर पीरियड कितना है। तो यहाँ पे आपने एक शुगर केन के लिए भी याद रख लीजिएगा कि शुगर केन के लिए जो कोर डेप्थ है दैट इज 16.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक दो डेल्टा भी याद रखना है। अगर डेल्टा पूछे आपको कॉटन का, तो कॉटन का होता है 50 सेंटीमीटर, और अगर डेल्टा पूछे आपको टोबैको का, सो वो होता है 75 सेंटीमीटर।
अब कैश क्रॉप, देखो कैश क्रॉप ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको जल्दी डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करता, उनको कंज्यूम करने से पहले प्रोसेस करवाना पड़ता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, कैश क्रॉप्स बोल सकते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या कहा कि अगर हमें पीक डिस्चार्ज चाहिए, फॉर पीक डिस्चार्ज, सो पीक डिस्चार्ज के लिए हम किसकी यूज़ करते हैं, सो डिस्चार्ज पीक डिस्चार्ज के लिए यूज़ करते हैं हम कोर पीरियड और कोर डेप्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन। अब देखो आपको पता है कि अगर किसी एक क्रॉप पे बार बार, सॉरी किसी एक लैंड एरिया पे हम बार बार जो है वो सेम क्रॉप को ग्रो करेंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जनरली यूटिलाइज हो जाएंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करवा देते हैं। क्रॉप रोटेशन में हम एक क्रॉप के बाद कोई ऐसी क्रॉप ग्रो करा देंगे जिसमें सॉल्ट जो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है वो क्या यूज़ हो, उसमें कम हो, तो थोड़े एनरिच हो जाए सॉइल आपके पास, तो अच्छी यील्ड मिल सके, तो इस मेथड को बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। तो चलिए हम राइस के बाद ग्राम को ग्रो करते हैं, कॉटन के बाद ज्वार, ज्वार के बाद ग्राम, वीट के बाद ज्वार उगा दो, और उसके बाद क्या उगा दो, वहाँ पे ग्राम उगा दो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी वहाँ पे यील्ड बढ़ जाएगी और क्रॉप रोटेशन भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इरिगेशन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होता है, कितना इनपुट दिया और कितना आपको आउटपुट मिला। क्या आपको हमेशा 100% आउटपुट मिलता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम जितना पानी प्रोवाइड करते हैं उतना तो नहीं मिलता, पर क्या होता है, लॉसेस होता है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा इरिगेशन एफिशिएंसी कौन से मेथड की है, तो दैट इज ड्रिप इरिगेशन। अगर सरफेस का पूछे तो वो कौन सा है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब देखो फर्स्ट आता है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, मतलब कितना पानी आपने इसको डाइवर्ट करवाया था कैनाल से या रिवर से, और कितना पानी फील्ड में पहुंचा, इसको क्या बोलते हैं हम, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। अब कितना पानी फील्ड में पहुंचा और कितना एक्चुअल में रूट जोन में स्टोर हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट वाटर स्टोरेज, तो कितना पानी हमें जो रिक्वायर्ड था रूट जोन में बिफोर इरिगेशन, और कितना पानी हमने वहां पे प्रोवाइड किया आफ्टर इरिगेशन, उसको बोलते हैं स्टोरेज। और नेक्स्ट आता है वाटर यूज़, कितना पानी हमने फील्ड में पहुंचा था, उसका कितना पानी यूज़ करवा दिया। अब यूज़ में आप लीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे इसके पर्पजेज हो सकते हैं, तो इसको बोल देते हैं हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी। और लास्ट टाइप की आती है एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पानी आपने प्रोवाइड किया क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा रखा है। जैसे आप बॉर्डर फ्लडिंग ही ले लो, तो हम इस तरह से लैंड एरिया मान लिया हमने, तो क्या होगा, जो पहले पहले एरियाज हैं, ये जो स्टार्टिंग वाले पोर्शन है उसको क्या मिल जाता है, ज़्यादा पानी मिल जाएगा, और एंड वाले को क्या मिल जाएगा, कम मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है। तो अगर पानी अगर पूछे कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी होगी, 100, पर यहाँ पे तो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो 100 से क्या आएगी, कम। देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 - y/d/100, जो इसमें डी होती है वो एवरेज डेप्थ निकालते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1.8 मीटर लिया है, यहाँ पे 1.6 मीटर लिया है, कि हेड पे इतना पानी पहुंचा, टेल पे इतना पहुंचा, तो एवरेज कितना आया 1.7, तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 1.7। अब हम वाई निकालते हैं, वाई क्या होता है कि इस एवरेज से कितना डेविएट कर रहा है दोनों पोर्शन पे, यहाँ पे 0.1 कर रहा है, यहाँ पे भी 0.1। अब देखो यहाँ पे हम बोलेंगे ये ज़्यादा है ये कम है, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, एक नेगेटिव ना आए इसलिए हम क्या लेते हैं, इसमें मोड ले लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.1। अब इसमें पुट करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आई 94.17%। तो बाकी जो अबाउट 5.89 जो पानी हुआ है वो क्या चला गया, लॉस से चला गया, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं। अब नेक्स्ट आता है कंजम्पटिव यूज़ और इवेपोट्रांसपिरेशन। देखो कंजम्पटिव यूज़ क्या है, पानी को कैसे यूज़ करेगा प्लांट, पानी जो है वो प्लांट दो पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के लिए, साथ में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो टिश्यूज़ को, न्यू टिश्यूज़ को बिल्डअप करने के लिए। बट जो न्यू टिश्यूज़ को बिल्डअप करना है उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत कम होती है। जनरली जो ज़्यादा पानी यूज़ होता है उसको किस लिए यूज़ होता है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन के लिए। तो इसीलिए हम जनरली मान लेते हैं कि कंजम्पटिव यूज़ ही क्या है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो पानी एंटर कर रहा है प्लांट्स को थ्रू लीफ, उससे वो अपनी फूड प्रिपेयर कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो ये डे टाइम में होगा, बट इवेपोरेशन जो है वो तो किसी भी टाइम पे हो सकती है, तो उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं। अब डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, हर क्रॉप की हर प्लेस टू प्लेस वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, चेंज होती है। तो इसलिए हम एक सभी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या डिफाइन कराते हैं, दैट इज ट्रांसपिरेशन रेशो, कितना मास जो है वाटर का ट्रांसफर्ड किया प्लांट ने और कितना उसने ड्राई मैटर प्रोड्यूस किया।
वीट के लिए याद रख सकते हो आप 300 से 600, अगर एवरेज ले लें तो 450, राइस के लिए 600 से 800, एवरेज ले लें तो 700 करीब आ जाती है। और अगर हमें ये ट्रांसलेशन लैब में मेजर करनी है तो क्या प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोमीटर। अब देखो क्रॉप को पानी चाहिए फॉर इट्स रिक्वायरमेंट, और अगर मान लो सफिशिएंट अमाउंट में पानी प्रोवाइड किया वहाँ पे तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। बट जितना अवेलेबल था उतना उसने कंप्लीटली यूज ही नहीं किया, जितना उसने एक्चुअल में यूज किया उसको हम बोलते हैं एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ये जो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन है इसकी वैल्यू जो है वो हम किससे फाइंड करते हैं, दैट इज लाइसीमीटर। और यहाँ पे हम एक एरिडिटी इंडेक्स करके भी एक फॉर्मूला आ जाता है कि आप बोल सकते हो जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है, क्या एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से ज़्यादा हो सकती है, नहीं, क्योंकि जितना पानी अवेलेबल है उसी में से तो यूज़ कर सकता है, तो या तो उसकी वैल्यू लेस रहेगी या उसके बराबर रह जाएगी, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर कंजम्पटिव यूज को डिपेंड करते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो वाटर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो कंजम्पटिव यूज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप पर्पजेस देख सकते हो। अब मानो उसी पीरियड में बारिश हो गई, अगर बारिश हो गई तो बारिश में से कुछ पानी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वो रन ऑफ के लिए लॉसेस हो सकता है, इनफिल्ट्रेट हो सकता है, बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ पानी उसका क्या हो जाएगा, हमारे क्रॉप के लिए यूज़ हो जाएगा। तो अगर बारिश हो गई तो उससे क्या हो जाएगा, हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम पानी देना पड़ेगा। अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट इज कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जो इवेपोट्रांसपिरेशन की नीड को ओवरकम करने के लिए। अगर मान लेते हैं कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट के टाइम कोई बारिश ही नहीं हुई तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट किस बराबर होगा, CU। अगर बारिश हुई तो उसको क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि उतना पानी हमें कम देना पड़ेगा। अब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन क्या होता है कि इवेपोट्रांसपिरेशन के साथ साथ अगर आपको लीचिंग के लिए मान लो इसकी तरह से आप बोल सकते हो कि आपको पहली इरिगेशन करनी पड़ी तो कितना पानी यूज़ करना पड़ा, तो उसको हम बोलते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये कितना होता है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट तो है, साथ साथ में लीचिंग रिक्वायरमेंट भी। अगर मान लो रीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए पानी जीरो है तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को क्या बोल सकते हैं हम, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बराबर बोल सकते हैं। फिर आता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट पानी फील्ड में पहुंचा, तो पानी का क्या होगा, रन ऑफ लॉसेज होगा। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमें नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट तो पानी पहुंचाना था, साथ साथ में रन ऑफ लॉसेज को भी कंसिडर करना है। अब रन ऑफ लॉसेज को अगर कंसिडर करते हैं तो कौन सी एप्लीकेशन एफिशिएंसी आती है, दैट इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को हम नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को भी बता सकते हैं। इसका आता है ग्रॉस, मतलब कितना पानी एक्चुअली मुझे सप्लाई करना पड़ेगा कैनाल से। तो इसमें क्या लॉस कंसिडर करने पड़ेंगे मुझे, कन्वीनियंस लॉसेस, क्यों, क्योंकि पानी जब कन्वे कर रहा है जो रिवर है या डैम से कैनाल्स के थ्रू फील्ड में, तो इस टाइम कौन सी एफिशिएंसी आएगी, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। अब देखो उसका ये चार्ट याद रखना होता है कि GIR ज़्यादा है FIR से, फिर NIR और CIR। तो याद रख सकते हो हमें GF नहीं चाहिए। सो G से बोल सकते हो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है किससे, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये किससे ज़्यादा होता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट से। और सबसे लास्ट में आता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो आई होप आपको एक अच्छे से रिवाइज हो चुका है ये सभी चीज़ें, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो इनके कुछ क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। अब देखो कंजम्पटिव यूज को मेजर करने के लिए कुछ मेथड है, जिसमें आता है ब्लेनेक्रेडल इक्वेशन, हार्ग्यूज, क्लास A पेन, और नेक्स्ट इज पेनमैन इक्वेशन। देखो ब्लेनेक्रेडल इक्वेशन को आपको याद रखना कि A का फॉर्मूला क्या क्या आता है, इसमें कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फॉर्मूला आता है KPT/40। अब K जो है ये क्रॉप फैक्टर है, ये इंडियन सब कंटिनेंट के लिए वैल्यू जो है वो इसकी अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। अब देखो यहाँ पे T इज़ टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मैंने फ़ारेनहाइट में यूज़ किया तो इसलिए आ गया KPT/40। अब अगर मान लीजिए आप इसी को क्या यूज़ करते हो, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में यूज़ करते हो, तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KP40 × 1.8 + 32। क्यों, क्योंकि डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, कन्वर्जन करनी पड़ेगी आपको 5/9 F-32 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर कभी कभी जो है ये इसको किसमें पूछ लेता है आपको, वो सेंटीमीटर या इंच की फॉर्म में भी पूछ लेता है, तो आप रिस्पेक्टिव कैलकुलेशन जो इसकी कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज हार्ग्यूज क्लास A पेन। तो इसमें जो कांस्टेंट होता है ये किसके बराबर होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन पेन इवेपोट्रांसपिरेशन। तो अगर हमें पेन की ट्रांसपिरेशन पता है कि पेन से कितना हो रहा है तो हम उससे बता सकते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट करा रखा होगा पेन के बारे में, तो ये तो आपने हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी पेन इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो के फैक्टर है क्रॉप फैक्टर, तो क्या मिल जाएगा हमें, इवेपोट्रांसपिरेशन मिल जाएगी।
अब ये जो क्लास ए पैन है इसका क्या होता है, आपको डायमेंशन याद रखना है। इसका जो डाया है, देखो डाया कितना है इसका 1.2, बॉटम से 15 सेंटीमीटर की हाइट में होता है। टोटल इसमें पानी कितना स्टोर हो सकता है, 25 सेंटीमीटर। पर हम कितना पानी स्टोर करते हैं इसमें, टॉप से सिर्फ 5 से 7.5 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, बाकी क्या कर देंगे इससे पानी स्टोर करवा देंगे। देखो यहाँ पे कुछ मैंने इसके बेस पे न्यूमेरिकल जो है वो इंक्लूड करवा रखे हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। तो बाकी जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे अपना यहाँ से सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप, देन हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर कैनाल्स पे हम मूव ऑन कर लेंगे। तो आई होप आपको एक कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज हुआ होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की।